हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। पढ़ेंगे ईंधन। तो आज का अपना टॉपिक ईंधन रहेगा। अगले जो भी और टॉपिक होगा उसको भी हम पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ वीडियो और बनेंगे और इसके साथ साथ जो हमारी फिजिक्स है वो पूरी हो चुकी है और जो बायो है वो भी पूरी हो चुकी है, तो आप उसको भी देखें। और बाकी जो भी जैसे कि जियोग्राफी है, इंडियन जियोग्राफी या फिर वर्ल्ड जियोग्राफी, वो भी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कोल गैस, टार, कोक तथा पेट्रोलियम में से प्राकृतिक ईंधन है। तो प्राकृतिक ईंधन इनमें से कौन है? पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम जो है फ्रेंड्स वो प्राकृतिक ईंधन है, क्योंकि ये देखिए नेचुरली हमें प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि पेट्रोलियम ये हमें कच्चे तेल के रूप में प्राप्त होता है। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस तथा डीजल जीवाश्म ईंधनों में से स्वच्छतम ईंधन कौन सा है? तो ये है प्राकृतिक गैस। देखिए अगर हम कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और डीजल इनमें अगर तुलना करते हैं तो प्राकृतिक गैस सबसे मतलब शुद्धतम है। अगर हम बात करें पूरे ओवरऑल की तो हाइड्रोजन जो है फ्रेंड्स ये बहुत ही शुद्धतम है, लेकिन इसका जो तकनीक है वो अभी थोड़ा सा हम लोग ईजाद नहीं कर पाए हैं अच्छे से, इसलिए वो अभी यूज में ज़्यादा नहीं है। एल्कोहल, ईथर, वाटर गैस तथा प्राकृतिक गैस में से जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन कौन सी है? प्राकृतिक गैस। अब देखिए जीवाश्म ईंधन का मतलब ही है जीवाश्म से, है ना, जीवाश्म। और जीवाश्म क्या होते हैं? वो पौधे या फिर जंतु जो मर चुके होते हैं लेकिन उनमें जो कार्बनिक पदार्थ है वो जमीन के नीचे दबा रह जाता है, उसे हम जीवाश्म कहते हैं। और यही जब जीवाश्म ईंधन के रूप में तब्दील हो जाता है, चाहे वो पेट्रोलियम के रूप में हो, प्राकृतिक गैस के रूप में हो या फिर कोयला के रूप में है, तो उसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस तथा गैसोलीन में से अधिकतम ईंधन मान होता है। तो अधिकतम ईंधन मान होता है हाइड्रोजन का। ईंधन मान का मतलब ये है कि जिसको अगर बराबर मात्रा में जलाया जाए तो जिसमें ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी उसका ईंधन मान ज़्यादा होगा। तो हाइड्रोजन का जो ईंधन मान है वो अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा होता है इन सबसे। किससे? चारकोल, प्राकृतिक गैस और गैसोलीन से। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप है। ये किसके गुणवत्ता की माप है? पेट्रोल की। तो पेट्रोल की गुणवत्ता कितनी है ये ऑक्टेन संख्या बताएगी। सीटेन संख्या गुणवत्ता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है किसके? डीजल में। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ऑक्टेन संख्या तो पेट्रोल की गुणवत्ता मापते हैं और सीटेन संख्या से हम गुणवत्ता पता करते हैं किसकी? डीजल की। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है। जो डीजल इंजन होते हैं उनमें ईंधन किस प्रकार से प्रयुक्त होता है? उनमें प्रयुक्त होता है डीजल की वाष्प और वायु। देखिए जब हम डीजल के वाहन चलाते हैं तो डीजल सीधे सीधे ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं हो जाता है। इस डीजल की क्या बनती है? वाष्प। और फिर वो वाष्प वायु से क्रिया करके फिर क्या करती है? उसका जारण करती है एक प्रकार से, तो हमें ऊर्जा पैदा होती है और उसी से फिर इंजन को क्या करते हैं? रोटेट करते हैं, घुमाते हैं। तो इससे ये पूरी ऐसी प्रक्रिया काम करती है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः क्या होती है? मीथेन। देखिए जो मीथेन गैस है उससे हम डायरेक्ट खाना बना सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि गोबर गैस जो प्लांट है हम सीधे सीधे उससे क्या करते हैं? निकालते हैं बायोगैस संयंत्र से ऊर्जा और सीधे सीधे हम खाना बना सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। बायोगैस में मुख्यतः होती है, इनमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये दो गैसें बायोगैस में मुख्यतः होती हैं। बायोगैस के घटक में से मीथेन गैस मुख्य है। और जो हमारे ये गोबर गैस प्लांट होते हैं या फिर कहीं भी जो सड़ी गली पदार्थ जो चीज़ें होती हैं उनसे मीथेन गैस आसानी से प्राप्त की जा सकती है। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कारक कौन है? इसका आविष्कारक है डॉक्टर एस.बी. देसाई। तो एस.बी. देसाई जो हैं ये गोबर गैस प्रणाली के आविष्कारक कहलाते हैं। ये माने जाते हैं इन्होंने गोबर गैस का आविष्कार किया था। लिक्विड पेट्रोलियम गैस अर्थात एलपीजी, है ना। तो इसके मुख्य अवयव क्या हैं? इसके मुख्य अवयव हैं इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। इसमें जो ब्यूटेन होती है इसकी मुख्य भूमिका होती है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस अर्थात एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है। इसके साथ साथ में इथेन और प्रोपेन भी इसमें मिलाई जाती है। तो इसका मिश्रण जो है ये उपयोगी होता है और हम जानते हैं कि सिलेंडरों में ये द्रवित रूप में भरी जाती है। तो जब
सिलेंडरों में ये भरी जाती है, तो अगर आप इसको हिलाएं तो लगेगा कि जैसे इसके अंदर द्रव भरा हुआ है। यहाँ पर हमें देखिए सुमेलित करना है। सीएनजी ये संबंधित किससे है? मीथेन और इथेन से। एलपीजी संबंधित किससे है? ब्यूटेन और प्रोपेन से, क्योंकि ब्यूटेन प्रोपेन का मिक्सचर होता है इसमें। कोल गैस ये कैसे बनती है? हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन से मिलकर कोल गैस बनती है। वाटर गैस कैसे बनती है? वाटर गैस बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू वाटर गैस। कथन और कारक दिए हुए हैं। तो देखिए कथन में है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, मतलब कि जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तरलीकृत नेचुरल गैस है, उसका प्रमुख घटक मीथेन है क्या? नहीं, मीथेन नहीं होता। हम जानते हैं कि उसका ब्यूटेन मुख्य घटक होता है। तो ये बात गलत हो गई। कारण में देखिए दिया हुआ है मीथेन घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, जहां वह पाइपलाइनों से उपलब्ध कराई जा सकती है। तो ये बात यहाँ पर सही है कि मीथेन जो है सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है। जैसे कि अभी गोबर गैस प्लांट की बात है, तो उसमें हम सीधे गैस को यूज कर सकते हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को नहीं बताता है। जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे जो सिलेंडर होते हैं इनमें से किसी प्रकार का दाब मापक नहीं लगा होता है। हम सिर्फ उनको हिला के देखते हैं कि गैस इसमें बची है कि नहीं। वो इसलिए भी नहीं लगाया जाता है ये, क्योंकि इससे गैस की मात्रा का पता उसमें नहीं चलता है। सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली जो गैस होती है वो कैसे रूप में मिलती है हमें? तरल रूप में, क्योंकि उसको कंप्रेस्ड कर दिया जाता है। तो कंप्रेस करने से वो कैसी हो जाती है? तरल रूप में आ जाती है। सीएनजी, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त किए जाने वाली जो सीएनजी है, ये मुख्यतः है या फिर इसमें जो मुख्यतः उपस्थित होती है वो क्या होती है? CH4 उपस्थित होती है, इसमें मीथेन उपस्थित होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और फिर हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन देखिए इसमें दिया हुआ है, द्रवित प्राकृतिक गैस यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है, द्रवित नेचुरल गैस जो है, लिक्विड नेचुरल गैस है, द्रवित प्राकृतिक गैस को अत्यधिक शीत ताप तथा उच्च दाब में द्रवित किया जाता है, जिसमें विशेष रूप से अभिकल्पित पात्रों में उसका संग्रहण अथवा परिवहन सुसाध्य हो सके। तो ये बात यहाँ पर सही है कि जो ये गैस होती है इसको हम क्या करते हैं? अधिक दाब पर और कम ताप पर इसको क्या करते हैं? द्रवित करते हैं। अगला है कथन इसमें, भारत में प्रथम LNG टर्मिनल हासन में निर्मित हुआ। तो ये बात यहाँ पर क्या है? गलत है, हासन में निर्मित नहीं हुआ। अगला कथन है, द्रवित पेट्रोलियम गैस से प्राकृतिक गैस द्रव्यों का पृथक्करण किया जाता है और इनमें इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तथा प्राकृतिक गैसोलीन सम्मिलित होती हैं। तो ये बात भी यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स? गलत है। तो इस प्रकार से सिर्फ कथन एक सही था। गैसोहॉल, गैसोहॉल क्या होता है? ये होता है एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल। तो एथिल एल्कोहल और पेट्रोल को यदि मिलाते हैं तो गैसोहॉल बनता है। गैसोहॉल मिश्रण है, तो ये है देखिए गैसोलीन और एथेनॉल। अगर एथेनॉल और गैसोलीन भी मिलाते हैं तब भी क्या बनता है? गैसोहॉल बनता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और फिर हमें बताना है कि ये कौन से कथन इनमें से सही हैं। तो पहला कथन देखिए इसमें दिया है, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। तो देखिए अभी हमने चर्चा की थी कि जो भी चाहे वो किसी जीव का मतलब पेड़ पौधे हो सकते हैं या फिर कोई जंतु हो सकते हैं, उनका जो कार्बनिक पदार्थ है वही जीवाश्म ईंधन के रूप में बनता है। तो देखिए कोयला कैसे बना? पेड़ पौधों के दबने से बना है। पेट्रोलियम भी कैसे? जो जीव जंतु हैं उनके मतलब निक्षेप से बना है एक प्रकार से, तो वो भी कैसा हो गया? जीवाश्म ईंधन। इस प्रकार से प्राकृतिक गैस ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। तो ये बात यहाँ पर सही है। गैसोहॉल बेंजीन तथा अल्कोहल से बनती है, ये मिश्रण से बनती है, ये यहाँ पर क्या है? गलत है। अगला है, भूतापीय ऊर्जा एक अपरंपरागत या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। ये भी बात यहाँ पर क्या है? सही है फ्रेंड्स, कि भूतापीय ऊर्जा जो है ये परंपरागत स्रोत नहीं है। परंपरागत स्रोत में जैसे हम कोयला वेला से प्राप्त करते हैं, ये परंपरागत स्रोत है।
यहाँ पर भूतापीय जो है वो परंपरागत स्रोत नहीं है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होती है, मीथेन होती है। आप जानते हैं कि मीथेन मार्स गैस भी कहते हैं, ये दलदली स्थानों पर भी हमें मिलती है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है लेड टेट्राएथिल। लेड टेट्राएथिल जब प्रयोग करते हैं तो कार के इंजनों में नॉकिंग कम हो जाती है। टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है, वो इसलिए मिलाया जाता है इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए, यानी अपस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम के रूप में प्रयोग किया जाता है एथिलीन ग्लाइकॉल। तो ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम के रूप में प्रयोग किया जाता है एथिलीन ग्लाइकॉल का। भारी वाहन में डीजल का उपयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि ये उच्च क्षमता और आर्थिक रूप से बचत करता है। तो जब अगर जैसे हमें बड़े बड़े ट्रक चलाने हैं तो वो जो उनके इंजन है वो कैसे होते हैं, डीजल से चलने वाले होते हैं। मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडलों की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। जो नए मॉडल विकसित किए जाते हैं ईंधन की अच्छी क्वालिटी या फिर उससे अच्छा लाभ लेने के लिए, उसमें क्या क्या यहाँ पर शामिल है। तो देखिए इनमें क्या क्या शामिल है, रेडियल टायर ये यहाँ पर शामिल है। सुप्रवाही ढांचा, इससे मतलब नहीं है, देखिए सुप्रवाही ढांचा आप ऊपर का कैसा ही बनाए, लेकिन इंजन की जो क्वालिटी है ना, और जो उसके अदर पार्ट हैं, जैसे कि देखिए रेडियल टायर है ना, बहुबिंदु ईंधन अंतःक्षेप, इसके साथ साथ में उत्प्रेरक परिवर्तक रेचक, तो ये सारी जो बिंदु हैं ये क्या हैं, उस पर डिपेंड करते हैं या फिर उस पर प्रभाव डालते हैं ईंधन की दक्षता पे। गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह पदार्थ कौन सा है, वो है हाइड्राइड। तो ये जो देखिए जो गैस है हाइड्रोजन, इसका हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसको हम कम ताप में और साधारण तरह से उसको लिक्विफाइड रूप में नहीं ला पाते हैं, इसलिए हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं सॉरी। तो इसलिए अगर हम इसका उपयोग करना चाहें तो हमें और नई तकनीक से क्या करना पड़ेगा, इजाद करना पड़ेगा। अगला अपना टॉपिक है खाद्य संरक्षण, पोषण, औषधि, और इससे संबंधित आदि चीजें जो हैं उसको हम यहाँ पर इस नए टॉपिक में अब देखते हैं। खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है, इसमें प्रयोग होता है सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करके खाने की वस्तुओं को संरक्षित किया जा सकता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु प्रयुक्त किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। फलों के रस को सुरक्षित करना है तब भी हम सोडियम बेंजोएट का प्रयोग कर लेंगे। और सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलीन, बेंजोइक अम्ल तथा सोडियम क्लोराइड में से खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु प्रयुक्त होता है। तो ये क्या है, वही बेंजोइक अम्ल है ना, सोडियम बेंजोएट, बेंजोइक अम्ल भी इसमें प्रयोग किया जाता है। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करते हैं जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। देखिए प्रशीतक जो होते हैं, जैसे आप रेफ्रिजरेटर में कोई सामान रख देते हैं खाने वाला, तो वो लंबे समय तक खराब नहीं होता है क्योंकि उसमें जैव रासायनिक अभिक्रिया जो है उसकी दर कम हो जाती है। जब उसको हम निम्न ताप पर रख देते हैं तो जो जीवाणु होते हैं वो अपना काम उस ढंग से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ताप बढ़ता है तो जीवाणुओं की जो कार्य क्षमता होती है वो ज़्यादा हो जाती है, लेकिन अगर ताप कम होने लगता है तो वो कम क्रियाशील होते हैं, तो श्वसन की दर भी क्या हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। नियान, ऑक्सीजन तथा फ्रेयान में से वह सामान्य प्रशीतक जिसको घरेलू प्रशीतकों में प्रयोग किया जाता है वो है फ्रेयान। तो ये देखिए जो फ्रेयान होता है ये रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वो है एनिमल चारकोल। तो ये जो हड्डियां हैं, मुख्यतः हड्डियों से भी एनिमल चारकोल प्राप्त किया जाता है। जो मरे हुए जानवर होते हैं उनकी जो बची हुई हड्डियां होती हैं उससे भी जंतु चारकोल प्राप्त करते हैं, और उसका जो प्रयोग होता है वो चीनी को रंगहीन, जब चीनी बनती है तो चीनी ऐसी सफ़ेद नहीं होती है, कुछ लाल कलर की थोड़ा सा होती है, तो उसको व्हाइट करने के लिए एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है।
शहद का मुख्य घटक क्या है? फ्रक्टोज। तो फल शर्करा या फ्रक्टोज जो है ये शहद का मुख्य घटक है, इसीलिए ये बहुत ही उपयोगी और कह सकते हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें हमें ग्लूकोज की जगह सीधे सीधे क्या मिल रहा है? फ्रक्टोज मिल रहा है। बाजार में बिकने वाले एस्पार्टेम कृत्रिम मधुरक हैं, यह एमिनो अम्लों से बना होता है और अन्य एमिनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है, फिर भी ये भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके इस इस्तेमाल का आधार क्या है? तो देखिए यहाँ पर जो एस्पार्टेम कृत्रिम मधुरक, मधुरक मतलब मीठा करने वाला, तो इसका उपयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कम कैलोरी देता है। वो इसलिए कि देखिए जो हम चीनी उपयोग करते हैं, ये चीनी हमें ज़्यादा कैलोरी देती है, लेकिन मिठास की तुलना में अगर देखें तो ये जो एस्पार्टेम होता है, अगर एस्पार्टेम और चीनी बराबर मात्रा में मिलाया जाए तो एस्पार्टेम उससे कई गुना ज़्यादा मिठास देगा और चीनी कम देगी, लेकिन चीनी कैलोरी ज़्यादा देगी। अगर हमें कम कैलोरी चाहिए तो हम मिठास अगर बराबर चाहिए तो एस्पार्टेम का यूज कर लेंगे, चीनी का नहीं करेंगे, इसीलिए इसका यूज कर लिया जाता है। एस्पिरिन मिलती है। एस्पिरिन जो होती है ये कहाँ से मिलती है? ये पेड़ से मिलती है। एस्पिरिन क्या है? एंटीपायरेटिक है। एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक है, शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है पोटेशियम ब्रोमाइड। तो पोटेशियम ब्रोमाइड का शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ, जब इसके पहले भी हमने शायद चर्चा की थी कि जब हम श्वसन करते हैं तो श्वसन में O2 हम देखिए ग्रहण करते हैं, हमारा जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या करता है? O2 को लेता है, ठीक है, ले जाके और कोशिकाओं को अंदर तक पहुंचाता है। लेकिन अगर इसकी जगह हम कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ले रहे हो सांस में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बहुत ज़्यादा चपकती है, ठीक है। तो ये जो है ये हीमोग्लोबिन के साथ में अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट हो जाता है, इसका मतलब संश्लेषण कर लेती है क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। दूध एक उदाहरण है किसका? इमल्सन या पायस का। दूध, खून, आइसक्रीम तथा शहद में से कोलाइड नहीं है। कोलाइड कौन सा नहीं है? आइसक्रीम नहीं है। देखिए कोलाइड विलयन क्या होते हैं? कोलाइड विलयन के जो कण होते हैं वो आपस में इस प्रकार से मिक्सअप होते हैं कि उनको छान के अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए दूध को लीजिए आप, अब दूध है, अगर इसको आप फिल्टर पेपर से छान के सोचे कि हम इसके अणुओं को अलग कर लें तो अलग आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन है क्या ये कोलाइड। इसी प्रकार से हमारा ब्लड है, कोलाइड है, लेकिन अब यहाँ पर हम ये नहीं सोचेंगे कि ये थक्का जम जाए तब हम इस पर ऐसा करने की कोशिश करें। तो ये चीज़ें इस प्रकार से काम करती हैं। तो इसमें से देखिए जो आइसक्रीम है ये कोलाइड नहीं है, ठीक है, ये कोलाइड विलयन का उदाहरण नहीं है। दूध एक रूप मतलब कि होमोनाइज किया जाता है। कैसे? इसके वसा कणों को सेंट्राफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदलकर, इससे किया जाता है दूध का क्या? होमोनाइजेशन। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें से लैक्टिक अम्ल हो जाता है, और लैक्टिक अम्ल आप जानते हैं कि इसमें एक बैक्टीरिया मतलब लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, जीवाणु, जिसके कारण ऐसा हो जाता है। वह अम्ल जो दूध से दही बनने के दौरान बनता है वो लैक्टिक अम्ल ही होगा, ठीक है। और देखिए प्राचीन काल से दही जमाने के लिए जिस प्रक्रिया में जो यूज किया जाता है वो क्या? जीवाणु यूज किए जाते हैं। लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल क्या है? यूजेनॉल। तो जो यूजेनॉल है ये लौंग में पाया जाने वाला तेल है, और इसी यूजेनॉल की वजह से लौंग का उपयोग दांतों के लिए करते हैं, मतलब कि दांतों के दर्द को दूर करने के लिए करते हैं। जेली बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है? अमरूद है। जेली अगर बनाना है तो अमरूद बहुत अच्छा है। कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे बिना कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उगाए जाते हैं। तो इसमें जो कार्बनिक खेती होती है वो इस प्रकार से की जाती है कि उसमें बहुत ज़्यादा कीटनाशक या फिर बहुत ज़्यादा उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगला जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम अपमार्जक पढ़ाएंगे, और इसके बाद में हम देखेंगे ये लगभग ख़त्म होने वाला होगा, तो 2-3 वीडियो इसमें बनेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर इस चैनल में नए हैं आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल में काफ़ी अच्छा मटेरियल पढ़ने को मिलेगा और मेरा विश्वास है कि आपको ये हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।